अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका एएफएनएस का फिज़िक्स का पोर्शन आता है उसका सिलेबस क्या है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया कहाँ से होता है? जो बच्चे पास्ट में एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस एनालिसिस की बेस पे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से उस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो आर्मी ने कोई जो आपका एफएनएस का टेस्ट होता है कोई इसका डिफाइंड सिलेबस नहीं है। सिलेबस इस हिसाब से कि कोई चैप्टर उन्होंने डिफाइन नहीं किए। उसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन ही आता है। तो इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, आज हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। तो इंशाल्लाह इसमें हम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये इस हिसाब से आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना है। बाकी आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उनको आपने वन टाइम रीड कर लेना है जस्ट। तो इस तरह से आपका ये जो फिजिक्स का पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाए आपको उनका आइडिया हो सके, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मोशन। अच्छा देखें, फोर्स एंड मोशन में से किस तरह के आ सकते हैं आपके एमसीक्यू। तो सबसे पहले देखें, जो भी चैप्टर आपका हो और उसके अंदर जो भी कंटेंट हो तो उसमें आपने ये ध्यान करना है कि उसका आपका डायमेंशंस होगी। जैसे फोर्स की डायमेंशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कि वेक्टर क्वांटिटी है या इस क्या है, स्केलर है, ये भी पता होना चाहिए। और इनके यूनिट्स पता होने चाहिए, फोर्स का यूनिट क्या है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको हर चैप्टर में जो जो टॉपिक हैं, फोर्स हो गया, एनर्जी होगी, वर्क हो गया, पावर हो गया, जो भी चीज़ है उनके बारे में ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। स्केलर है, वेक्टर है, ये पता होना चाहिए। इनके डायमेंशंस क्या है, इनके यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखें, इसमें सबसे पहले देखें तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका यूनिट वगैरह उसकी डिफाइन पता होनी चाहिए। वेलोसिटी के क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, ये पता होनी चाहिए। और आपसे ये पूछते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये किस तरह का होता है। वर्टिकल होता है, पैराबोला होता है, ये उसकी शेप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब आपसे एक्सलेशन के बारे में इस लाल जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया है, एक्सलेशन का यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, स्केलर है, ये वेक्टर है, ये पता होना चाहिए। और इसकी टाइप्स होती हैं एक्सलेशन की, एक यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो गया, देन वेरिएबल एक्सलेशन, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपने देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछते हैं। देन आपसे ये हो गया एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में पूछते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। इनकी स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं और कहते हैं कि कौन सा फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, इस तरह से। और आपसे आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हो गया। अब लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर कैंडिडेट के टेस्ट में क्वेश्चन आता है, वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में से। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में से क्या पूछता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे देता है जो कि आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यूज़ करके, देन मैक्सिमम हाइट का या हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है। तो इन इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी मैंने ऐड किए हुए हैं कि किस तरह के इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क एंड एनर्जी। वही चीज़ें सेम, कि वर्क पता होना चाहिए कि स्केलर है, वेक्टर है, इनके डायमेंशन, इनके यूनिट्स पता होने चाहिए और कौन कौन से किस इस फार्मूला के थ्रू आप वर्क या एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्क हो गया। काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल पूछ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल पूछ लेते हैं, देन एनर्जी, देन पावर। ठीक है। और पावर के बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं। ठीक है, 3 से 4 फार्मूलाज हैं, उनके बारे में पूछते हैं आपसे। डायरेक्ट वो दे देते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ दे देते हैं, कभी वेलोसिटी देते, वोल्ट दे देते हैं या करंट दे देते हैं। इस तरह से दे के देन आपसे कहते हैं इसकी आपने पावर फाइंड करना है। ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का भी आपको फार्मूलाज हैं, आपने इनके अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपसे। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, डिग्री और रेडियन का आपस में क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन आपसे पूछा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, इनके बारे में पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका तो न्यूमेरिकल तकरीबन हर साल आता है। ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है और आर। इसमें कभी आपसे कहता है कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, या आपको इसमें से ये सारी चीज़ें दे देता है। कभी कभार ये कहता है कि अगर हम मैस को डबल करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये पूछ सकता है। कभी कभी ये कहता है कि हम ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर हम डबल करें तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स पे, या इसको अगर वेलोसिटी को कम करें तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आपसे इसके बारे में डिस्टेंस आर ये भी पूछ सकता है। ठीक है। तो आपने ये देख लेना है, ये रेडियस हो गया जो भी चीज़।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स में से। देखें, सिर्फ आपने कॉमन सेंस ही यूज़ करनी होती है कि अगर मैस को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का और मैस का आपस में क्या रिलेशन है। जब आपको रिलेशन पता चल जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैस को डबल करने से कितने सेंट्रीपिटल फोर्स डबल होगी या हाफ होगी। इस तरह वेलोसिटी को डबल करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेव्स वाले चैप्टर पे। देखें, आपको दी जाती हैं ये कहते हैं कि किन के लिए वेव्स दी जाती हैं, टाइप्स दी जाती हैं। कहते हैं कि किन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है और किन किन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और इसमें से कभी कभी ये पूरी स्टेटमेंट दे देता है, कहता है ये एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, क्या चीज़ है, इस तरह से वेवलेंथ की इनकी सब आपने एक दफ़ा एग्जाम सॉरी डेफिनेशन देख लेनी है। एम्पलीट्यूड की, वेवलेंथ की, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि ये आपस में बहुत रिलेट करते हैं, ठीक है। ये आप इनकी देख लेंगे। और टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, इनके टाइप्स देख लेंगे। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पीरियोडिक वेव्स, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी टॉपिक आता है, तकरीबन आता है, वो होता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट में पॉइंट्स होते हैं ये वाले। पहला हो गया आपका ऑब्जर्वर मूविंग टुवार्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, इसका अलग से फार्मूला है। देन उसके बाद है ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, इसका अलग फार्मूला है। देन सोर्स मूविंग टुवार्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, देन सोर्स मूविंग टू फ्रॉम अवे फ्रॉम। तो ये चार फार्मूलाज हैं, अलग अलग हैं। आपसे ये स्टेटमेंट दे देता है और उनकी वैल्यूज़ भी दे देता है। वैल्यूज़ आपने पुट करनी होती हैं, विदाउट कैलकुलेटर आप इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पूछा जाता है। उसका स्पेसिफिक ये देखिए, इनकी इनकी आपने डिफाइन देख लेनी है। और ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी पी और सी वी, सी पी सी वी, ये आर का रिलेशन है, ठीक है। सी पी माइनस सी वी और आर, ठीक है। और ये रिलेशन है, आपने इसको क्या करना है, इसको अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आइसोथर्मल क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। आइसोथर्मल के बाद आइडियाबैटिक के, आइसोकोरिक क्या होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो आपने इनको भी एक दफ़ा देख लेना होता है। इनको देख लें एक दफ़ा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देख लें। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फार्मूला है उसमें कहते हैं कि अगर हम इस तरह से कोई आता है क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस में भी डिफाइन किया था कि इसको आई थिंक ज़ीरो कर लें तो क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से कोई होता है, ठीक है। अभी मेरे माइंड में नहीं है वो क्वेश्चन। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपके पास आ गया। इसमें से देखें, कॉलम ला है ना, उसका जो फार्मूला है, ठीक है। और उसमें उसका वही सेम जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, इसी तरह से कॉलम ला के फार्मूले में सेम वही चीज़ें दी जाती हैं कि अगर हम चार्जेस हैं कि इसको ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर हम डिस्टेंस है उसको ज़्यादा या कम करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला कैपेसिटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपसे यूनिट पूछा जाता है, वगैरह फार्मूला पूछा जाता है। और कैपेसिटेंस के ये देखें, कैपेसिटेंस उसका यूनिट और इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं। और ये पूछा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये पूछा जाता है आपसे। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका एक फार्मूला है एनर्जी फाइंड करने का। तो आपको दो तीन वैल्यूज दी जाती है, कहते हैं कि आप एनर्जी फाइंड करें कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर्ड होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पे ओम लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी आपने फार्मूला देख लेना है, इसका ओम लॉ का कैसे इसको फाइंड करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का आपसे रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है, क्या रिलेशन है इनका। और ये पूछा जाता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। आपसे पूछा जाता है कि एक वायर है, ठीक है, उसका उसकी अगर हम लेंथ को कट कर दें, हाफ कर दें, ज़्यादा कर दें, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपने देख लेना है कि भाई इसकी जो लेंथ है अगर वो कम ज़्यादा होगी तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। उसका आपने यूनिट देख लेना है और किलोवाट और, ठीक है। और किलोवाट आवर का यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये भी आपने देख लेना होता है। देन हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर तकरीबन टेस्ट में ये इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपस में रिलेट करते हैं। इनकी सिर्फ डिफाइंस का फ़र्क है, इन एक एक दूसरे की डिफाइन थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। उसके बाद जो इनके यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, ठीक है। होते तो रटा बेस्ड हैं कि हमने सिर्फ रटा ही लगाना होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या यूनिट है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। इनके यूनिट्स आपने देख लेने हैं अच्छे से। और इनके फार्मूलाज भी देख लेने हैं। तो इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इनमें से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोस्ट इनमें से तीन ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
प्राडेला, लेंजला और लेंजला एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका आपने रिलेशन देख लेना, ठीक है, अच्छे से। और आपके पास होते हैं ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, स्टेप सेट स्टेप, इसमें ट्रांसफार्मर्स की जो टाइप्स होती हैं वो देख लें। और इनमें से आपको जो इनका रिलेशन है फाइंड करने के लिए सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होते हैं, तो उनकी आपको टाइप्स वैल्यूज़ दी जाती हैं, तो आपने इनमें फाइंड करना होता है। तो ये देख लें, जो जनरेटर है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसके पार्ट्स आपने देख लेने होते हैं, ठीक है। जनरेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पूछ लेते हैं कि ये पार्ट किसका है, जनरेटर का है या ट्रांसफार्मर का है या इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि रेक्टिफिकेशन के बारे में, हाफ वेव और फुल वेव, और इनमें जो डायोड्स हैं, ठीक है, 1 डायोड है, 2 डायोड है, ठीक है। और इस तरह से आपने एक और स्ट्रीट लाइट, ये पूछा जाता है कि स्ट्रीट, इसमें अगर आप इस चैप्टर को ये देख लें, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेंगे कि स्ट्रीट लाइट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, वो भी इस चैप्टर में मेंशन है, मतलब उस किस प्रिंसिपल पे काम करती है और किसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको भी आप एक दफ़ा देख लें। बाकी आप हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को भी देख लें। उसके बाद हमारे पास है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में पूछा जाता है पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन। ये पूछा जाता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, कि अगर पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट कौन सा है, एनिलेशन का अपोजिट कौन सा है। और कॉम्पटन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन इफेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में, इसका आप फार्मूला देख लेंगे ना एक दफ़ा, तो आपसे पूछा जाता है कि ये इसको एक फार्मूला देख लें पहले अच्छी दफ़ा, अच्छे से इसका फार्मूला। आपसे ये पूछा जाता है कि इस एंगल पे, एंगल दे देते हैं 90 हो गया, 180 हो गया, कुछ भी हो गया, तो किस एंगल पे जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, कॉम्पटन शिफ्ट है, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो जब आप इसका फार्मूला देखेंगे, रिलेशन देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो किस एंगल पे, एंगल आपको कोई भी दे सकता है, 90 है, 180 है, 360 है, जो भी है, ठीक है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी भी देख लें, पार्टिकल की डुअल नेचर भी आपने देख लेनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आपने क्या देखना है, हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, उसमें आपके बाल्मर सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़, ये सीरीज़ आपने देख लेनी है। और उसके बाद एक्सरे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ये देख लेना है। और आपने देख लेना है इसमें से ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, इस फिनोमेना को, ठीक है। एक्साइटेशन हो गया, उसके बाद डी एक्साइटेशन, इसको भी आप अच्छे से देख लें एक दफ़ा। इसमें से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसके बारे में पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम है उसमें बाल्मर सीरीज होगी, फंड सीरीज होगी, ब्रैकेट सीरीज होगी, इन सीरीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इन सीरीज़ में कि एन की वैल्यूज़ कितनी होगी, अगर वैन 1 2 3 है तो ये किस सीरीज़ में लाई करेगा, ठीक है, किस सीरीज़ में होगा, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे हाफ लाइफ के बारे में पूछा जाता है, रेट ऑफ डिके के बारे में पूछा जाता है कि इसकी हाफ लाइफ इतनी है तो कितने। सबसे पहले देखें, ये देख लें न्यूक्लियर डिके क्या होता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, इसको देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपसे, आपके पास ये हाफ लाइफ, इसमें से तो मोस्ट क्वेश्चन आता है ना, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके के बारे में। और बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के क्या यूज़ हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी रेडिएशन कहाँ पे यूज़ होती है, कैंसर थेरापी के लिए कौन सी रेडिएशन यूज़ होती है, फास्फोरस 32 कहाँ पे यूज़ होता है, तो इस तरह से आपने इनके ये भी देख लेते हैं। देखें आयोडीन 131 का यूज़ देख लें, आपने इसको देख लें। फास्फोरस 32 है, इसको देख लें। बाकी जितने भी हैं, स्ट्रोंशियम हो गया, ये इनको भी आप देख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, आप इनको देख लेंगे। और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, कि देखें, आपको पता है कि जो रेडिएशन को हम मेजर करते हैं, जिन जिन यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, एक ये यूनिट हो गया रेडिएशन को मेजर करने का, ठीक है। इस तरह से और भी हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी एक पर्सन जो है वो कितनी रेडिएशन टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अगर वो वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, तो कितना टॉलरेट कर सकता है, अगर वो एक आम पर्सन है तो इन्वायरमेंट में रहता है तो वो कितना टॉलरेट कर सकता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो वीकली बेसिस पे, वीकली कितना टॉलरेट कर सकता है, मंथली कितना कर सकता है, और एनुअली कितना टॉलरेट कर सकता है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इन चीज़ों को भी आप देख लें एक दफ़ा। हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि लास्ट लास्ट चैप्टर है, जो आपने ये देख लेना है, जो मैंने चैप्टर आपको बताया तो इनको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। और बाकी अगर जिनके पास टाइम है, उनका टेस्ट अक्टूबर में है या सितंबर के लास्ट में, तो वो बाकी चैप्टर को भी एक नज़र देख लेंगे, हो सकता है उनमें से आ जाए।
क्योंकि टेस्ट तो आपका ओवरऑल में से आता है ना, तो वो आ सकता है आपका। बाकी अगर जिनका टेस्ट बहुत ज़्यादा करीब है, इनको तो आप अच्छे से कर लेना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपसे इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाकी वही चीज़ें, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। और आपसे पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। आई थिंक इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी, मुझे अभी रिकॉल नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपने ये भी देख लेना है, ठीक है। या सेकंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछा जाता है, या इस तरह से सेकंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो इस तरह से आपने देख लेना है अच्छे से। तो आपके ये कितने चैप्टर हो गए? टोटल 14 चैप्टर हैं, जिनमें टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। और मैंने ये भी कोशिश की है कि किस टॉपिक में से किस तरह का पूछ एमसीक्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, इनको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से इन चीज़ों को देख लेना है। ये कॉम्पिटिशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन में आता है, ठीक है, आपके टेस्ट में आता है। तो इसके अलावा हमने केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो कंटेंट था, जो सिलेबस था, वो पहले से हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, इसी चैनल पे। और अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब इस वीडियो को एंड करें तो उसको भी देख लें, ताकि आपको ओवरऑल केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पता चल जाए। इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में जो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे, कि क्या इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश ग्रामर आती है या बाकी चीज़ें आती हैं, उसको हम देख लेंगे। तो प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाएगा। तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों टाइमली आप तक पहुंच सकें, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।